गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं नलिन विभूति +2 उच्च विद्यालय शकरदास नवादा बजरगंज गया से आज कक्षा 12वीं के क्रैश कोर्स के अंतर्गत में आज मैं आप लोग के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आया हूं, जो बच्चों का बहुत डिमांड आ रहा था मेरे व्हाट्सएप पर कि सर वस्तुनिष्ठ प्रश्न कब कराइएगा। तो मैं आज से आपका मॉडल सेट स्टार्ट कर दिया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसमें हर एक सेट में आपको 70 क्वेश्चन देंगे। चूँकि आपका मॉडल सेट जो है 70 क्वेश्चन का आएगा और उसमें आपको 35 का टिक लगाना है। तो चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न से, जिसमें कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं रिपीट भी हो जाए, तो आप उसे फिर से ध्यान से देख लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ये गया गाइडेंस प्रोग्राम जो है आपको ये कोशिश कर रही है कि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जितना से जितना ज़्यादा हो सके आपको क्वेश्चन हम दें, ताकि वही क्वेश्चन जो है आपको परीक्षा में भी आए। तो चलते हैं भौतिकी में सबसे पहला क्वेश्चन लेकर के आए हैं हम, जो ऑप्टिक्स से है आपका कि दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा ये यहाँ पर +15 डायोप्टर नहीं है, वह चूंकि 5 डायोप्टर है, मिसप्रिंट हो गया है, +5 डायोप्टर है, वो समअक्षीय सटा कर रखने पर संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसका जब हम सटा करके रखेंगे तो दोनों को फोकस दूरी निकालने के लिए डायोप्टर को जिससे ही करेंगे तो P बराबर क्या होता है, P1 + P2 होता है, यानी -15 + 5 यानी -10 होगा, और -10 यानी 100/10 बराबर -10, यानी -10 सेंटीमीटर जो हमारा होगा वह आंसर हमारा सही होगा। तो पहला क्वेश्चन का हो गया। चलते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, खगोलीय दूरदर्शक में अंकित प्रतिबिंब होता है। खगोलीय जो दूरबीन है, दूरबीन में प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आप यहां पर ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो क्या बनेगा आपको, काल्पनिक और सीधा बनेगा। खगोलीय दूरबीन में जो भी प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक और सीधा बनता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए कि किस दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, बेलनाकार का प्रयोग किस में करते हैं, निकट दृष्टि में नहीं करते हैं, दीर्घ में नहीं करते हैं, जरा में नहीं करते हैं, तो आस्टिग्मेटिज्म में करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। चले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिमाण तरंगदैर्घ्य लैम्डा के किस रूप में समानुपाती होता है। तो हम सभी जानते हैं 1/λ4। क्या होगा इसका आंसर, 1/λ4। चले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण क्या है, व्यतिकरण। क्या कारण है, व्यतिकरण। एक पतले फिल्म को रंगीन दिखने का कारण क्या होता है, व्यतिकरण होता है। आपने देखा होगा कि साबुन का बुलबुला जो है रंगीन नजर आता है, क्यों, यह व्यतिकरण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रूस्टर का नियम क्या है। जहां पर भी tan होगा, μ बराबर tan, यहां पर कभी कभी बी भी लिखा हुआ रहता है ब्रूस्टर के, ब्रूस्टर का जो एंगल बनता है उसके मुताबिक, यानी म्यू बराबर क्या होता है, tan, यहां पर साई लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। आप जहां पर भी देख लेंगे अच्छी तरह से आप ध्यान देख लेंगे, कॉस साइन कॉट नहीं होगा तो क्या होगा, tan होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम चलते हैं। तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा h × μ बराबर c/λ। इसमें हम देख लेंगे c/λ किसमें है, तो c/λ इसमें भी है, h ये है प्लांक कांस्टेंट, तो हमारा a होगा आंसर इसका 7वां का। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो हम सभी जानते हैं बामर श्रेणी। क्या जानते हैं हम लोग, बामर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है। जिसमें आवेश नहीं होता है वैसे कण को बताना है। तो अल्फा हो गया, बीटा हो गया, प्रोटॉन हो गया और फोटोन हो गया। तो सभी हम देख रहे हैं कि फोटोन में कोई भी आवेश नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम चलते हैं। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। आधा जहां पर भी आ गया यानी वह क्या होगा, अर्ध आयु होगा। चलें फिर से क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कहता है कि
चूंकि हम आप लोग का 10-10 का सेट बनाए हुए थे, है ना, 10-10 का टेस्ट सीरीज बना हुआ था गाइडेंस प्रोग्राम में, तो अब उसी को हम कंबाइन कर दिए हैं। क्योंकि समय बहुत कम है तो 7 का हम सेट एक जगह कर दिए हैं, तो 70 क्वेश्चन आपके पास हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। r दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल समानुपाती होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जोड़ q1 q2 बाई r स्क्वायर, यानी 1/r स्क्वायर। r स्क्वायर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो r-2 के समानुपाती किसका होगा, r-2 के। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम चलते हैं। विद्युत फ्लक्स की विमीय मात्रा क्या होती है, रट जाओ एकदम, ml3 t-3 i-1। बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। P विद्युतीय आघूर्ण वाले एक विद्युतीय द्विध्रुव E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। आप ध्यान देंगे P क्रॉस P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, यहां पर ध्यान देंगे, ये उल्टा नहीं करना है ना, E क्रॉस P याद नहीं रखना है, P क्रॉस E याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एकांक आवेश को समविभवीय सतह पर x मीटर ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। एकांक आवेश को हमको लेकर के जाना है कहां, समविभवीय तल पर x मीटर, तो क्या होगा, समविभवीय तल में 0 हो जाएगा, किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम चलते हैं। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर, खोखले गोलीय के चालक के अंदर क्या होगा, अंदर की बात है, यहां पर विद्युत तीव्रता क्या होती है, 0 होती है, क्या होती है, 0 होती है। चले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक चालक जिसकी धारिता 20 माइक्रोफैराड है को 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, चालक की स्थितिज ऊर्जा होगा। तो हम फॉर्मूला पढ़े हैं 1/2 CV स्क्वायर, है ना, 1/2 CV स्क्वायर। तो CV स्क्वायर करेंगे इसको, और ये 20 हो गया, यानी 3 3 6 माइक्रोफैराड है, जूल मिलाएंगे इसको, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है इसमें 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, है ना, तो कितना आएगा, 10 के पावर 3 जूल, 10 के पावर 3 जूल। चलें क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं हम। सेल का ईएमएफ मापा जाता है किसमें, विभव मापी से, किससे, विभव मापी से। किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, किरचॉफ का धारा नियम हम बताए थे उसमें, लूप नियम और धारा नियम, तो ये किससे है, आवेश से, आवेश के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है किरचॉफ का धारा नियम। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम चलते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है कौन, ऊर्जा, कौन मापा जाता है, ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होगा, किसका, अनुभूत बल आघूर्ण। टॉर्क का फॉर्मूला इसमें हमको लिखना है, तो M क्रॉस B, क्या होगा इसमें, M क्रॉस B, टॉर्क बराबर M क्रॉस B। चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान क्या होगा, M क्रॉस B होगा। चले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है ना, मुख्य धारा का 1% की गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो, इसके लिए संट का मान कितना होना चाहिए, 1% यानी 100 - 1 यानी 99, यानी G बाई कितना होगा, 99, कितना होगा, G बाई 99। चले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी वृत्ताकार कुंडली में, किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, यदि कुंडली की त्रिज्या दुगनी कर दिया जाए
तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जाएगा? रट लीजिएगा इसको, दुगना जब होगा तो आधा हो जाएगा। प्रवाहित की जाती है तो कुंडली का त्रिज्या जब दुगनी कर दी जाती है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जब दुगना होगा तो क्या हो जाएगा? या आधा हो जाएगा। चले क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? डायनेमो का कार्य सिद्धांत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं हम 24 नंबर में। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा? सभी को जानते हैं हम इसको, क्या होगा? हेनरी। स्वप्रेरकत्व हो या अन्योन प्रेरकत्व हो, दोनों का क्या होता है? हेनरी होता है। चलिए, किसी स्टेप अप ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तो क्या होगा? N2 बड़ा होगा N1 से। किसके लिए? स्टेप अप के लिए N2 जो है सेकेंडरी का जो नंबर ऑफ लपेटे जो होते हैं, टर्न होते हैं, वह बड़ा होता है प्राइमरी से स्टेप अप में, और स्टेप डाउन में N1 बड़ा होगा N2 से, यानी प्राइमरी का जो टर्न होगा वह सेकेंडरी के टर्न से ज्यादा होगा। चलें आगे बढ़ाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक, ये 5 प्रकार का शक्ति गुणांक है जिसमें कोई भी पूछ सकता है ना। इसमें पहला क्वेश्चन जो हम दिए हैं वह एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक है, वह क्या होगा? R बटे रूट ओवर R स्क्वायर प्लस मेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, है ना। तो ये आप 5 जो है सर्किट है, हम लोग का एसी सर्किट जो 5 पढ़ना है, वह सभी का आप शक्ति गुणांक जो है वह निकाल करके आप रख लेंगे। पावर फैक्टर, है ना, इसे निकाल लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र B के मान का अनुपात क्या होगा? यहां पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, 2.1 या 1.2 आप ध्यान में यहां पर रखिएगा। अक्षीय ऊपर है तो दुगना होता है निरक्षीय से, यानी 2.1। जैसे ही निरक्षीय ऊपर हो जाएगा तो यह 1.1 में रेशियो 2 हो जाएगा। तो आप ध्यान में रखेंगे कि यहां पर अक्षीय और निरक्षीय यह खुद जो है अपने आप में यह 5 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन भी है, सीधा सीधी पूछ दिया जाता है कि इसे आप साबित करके बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है E के समानांतर, B के समानांतर, B क्रॉस E के समानांतर, E क्रॉस B के समानांतर। तो आप यहां पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है। E क्रॉस B के समानांतर, कंफ्यूजन यहीं पर होता है, B क्रॉस E के समानांतर होगा या E क्रॉस B के समानांतर होगा। तो आप विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा जो है हमेशा B क्रॉस E के समानांतर होता है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। किसी कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। अभी अभी यह क्वेश्चन आया था लेकिन वह दूसरे तरह का था। यह हवा का बुलबुला जो है किसके कारण चमकता हुआ नजर आता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर हम चलते हैं। 2 लेंस जिनकी क्षमता, ये शायद अब यहां से हम बोले थे कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको रिपीट हो गया है क्योंकि सेट एक ही बार जो है दोनों पर गया था। तो ये 10 क्वेश्चन को छोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन रिपीट हो गया था। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 41, एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारा कौन होगा? एन टाइप का सेमीकंडक्टर का बहुसंख्यक धारा कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। और पी टाइप का सेमीकंडक्टर में कौन होता है? छिद्र होता है, होल होता है
आप इसमें ख्याल रखिएगा। ठीक है, एन टाइप का बहुसंख्यक धारा जो है वह क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और पी टाइप में होल होता है। क्वेश्चन नंबर 42, पूर्ण तरंगी दिष्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगा? 50 हर्ज होगा, है ना। पूर्ण तरंगी दिष्टकरण है, डीसी वोल्टेज है, तो इसमें कोई फ्लक्चुएशन की बात ही नहीं है, तो निवेश जितना होगा उतना ही आउटपुट होगा, यानी 50 हर्ज का निवेश है तो 50 हर्ज का आउटपुट भी मेरा। क्वेश्चन नंबर 13, नैंड गेट का बुलियन व्यंजक कौन होता है? नैंड में एंड को नॉट लगा देंगे, तो एंड का होता है ए डॉट बी, और उसके ऊपर बार का चिन्ह दे देंगे तो नॉट हो जाएगा। तो एंड और नॉट को दोनों को मिला करके हमारा क्या बनेगा? नैंड बनेगा। तो ए डॉट बी बार बराबर 22। क्वेश्चन नंबर 44, दशमिक संख्या 15 द्विआधारी मान कितना होगा? 15 का द्विआधारी मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम? तो 15 को सबसे पहले क्या करते हैं हम? 2 से भागा देते हैं, है ना। 2 से भागा देंगे, अगर पूरा पूरा कट जाता है तो उधर शून्य बिठाते हैं, और नहीं कटता है तो नहीं कटेगा तो फिर हम उसको एक एक देते चले जाते हैं शेष के रूप में। तो चलते हैं हम इसको बोर्ड पर आपको हल करके दिखाते हैं कि कितना आएगा 15 का द्विआधारी में। दशमिक संख्या हमको 15 दिया गया है, 15 को हम द्विआधारी संख्या में बनाएंगे। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो कितना मतलब लगेगा? 7 दूनी 14, यानी हमारा शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। उसी प्रकार से पुनः इसे हम 2 से लगाएंगे तो ये कितना मतलब लगेगा? 3 दूनी 6, यानी शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। पुनः हम 2 से लगाएंगे तो हमें कितना मतलब लगेगा? 1 मतलब लगेगा, और शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। और हम इसे क्या करते हैं? नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, 1 1 1, है ना, और इसको 2, यानी हमारा बाइनरी सिस्टम में 15 को हम कितना लिखेंगे? 1 1 1 2 बाइनरी सिस्टम में। तो 15 का आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। ठीक है, तो आप देख लिए 15 का आंसर कितना होगा? सी होगा। इसी प्रकार का जो भी आएगा उसको हम 2 से भागा दे करके, इसमें ध्यान रखिएगा आप नीचे से ऊपर की ओर जाइएगा, ऊपर से नीचे की ओर नहीं। चलें क्वेश्चन नंबर 45 की ओर हम चलते हैं। तो 45 कहता है टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है? तो टीवी रेंज हमारा कितना होता है? 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है टीवी का रेंज। चले क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा? अभी अभी हम इसका ये क्वेश्चन आया था P क्रॉस E का, है ना। अभी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो क्या होगा? P क्रॉस E का। विद्युतीय परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है ना। ये तो हमारा नियम है ना। क्या है? विद्युतीय परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक धातु का घनत्व D एवं विशिष्ट प्रतिरोध रो है, इसके एक तार बनाना है जिसकी लंबाई L तथा प्रतिरोध कैपिटल R हो, तो धातु का कितना प्रतिरोध द्रव्यमान होगा? यह फॉर्मूला आप याद रखेंगे, रो L² D/R। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 19, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है किससे? विभव मापी से, वोल्ट मीटर से। क्वेश्चन नंबर 50, विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। कम लंबाई पर, अधिक लंबाई पर, गैल्वेनोमीटर पर, अनिश्चित पर, क्या होगा? कहता है विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होगा अधिक लंबाई पर। कहां प्राप्त होगा? अधिक लंबाई पर। क्वेश्चन नंबर 51,
क्वेश्चन नंबर 51 की ओर हम चलते हैं। यदि E1 तथा E2 विद्युत वाहक बल दो सेल एक विभव मापी के तार के क्रमशः L1 तथा L2 लंबाई पर संतुलित हो तो क्या होगा? कह रहा है यदि E1 तथा E1 और E2 जो है EMF है दो सेल का और उसका तार का लंबाई हमको दिया हुआ है L1 और L2, तो इसे संतुलन की स्थिति में क्या होगा? E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2 होता है। E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2 होता है। क्वेश्चन नंबर 52, तांबे का एक वलय क्षैतिज रखा गया है। तांबे का एक वलय क्षैतिज रखा गया है, उदग्र अक्ष के एक दंड चुंबकीय वलय के ऊपर में छोड़ दिया जाता है, तब क्या होगा? दंड का त्वरण G होगा। जो दंड का त्वरण होगा वह क्या होगा? ग्रेविटी होगा। क्वेश्चन नंबर 53, क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक का मान जो है 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 54, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर होता है, कितना का? π/2 का या पाई का? कितना का होता है? कहता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर जो है 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। क्या होगा इसका आंसर? 0 होगा। चले क्वेश्चन नंबर 55, प्रेरकत्व L में बहने वाली धारा I के कारण गतिज ऊर्जा होती है। तो ये हमारा कैपेसिटेंस नहीं इंडक्टेंस में हमारा जो ऊर्जा निकालना है, तो ऊर्जा का मान क्या होता है? 1/2 Li स्क्वायर। हाँ, कैपेसिटेंस में 1/2 CB² होता है, उसी के आधार पर यह कितना निकला? 1/2 Li स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 56, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय किसमें होता है? केवल प्रतिरोध में होता है। किसमें होता है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय किसमें होगा? केवल प्रतिरोध में होगा। चले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक, ये क्वेश्चन फिर वही हो गया, हेनरी होगा इसका आंसर। स्वप्रेरकत्व का अन्योन प्रेरकत्व का दोनों का क्या होगा? हेनरी होता है। चले किसी प्रत्यावर्ती धारा की यथार्थ तथा आभासी शक्ति क्रमशः PT तथा PA हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा? PT/PA होगा। क्या होगा? PT/PA होगा। चले क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? किसका तरंगदैर्घ्य जो है न्यूनतम होगा? वेव लेंथ जो है सबसे कम किसका है? एक्स किरण, वाई किरण, माइक्रो तरंग, रेडियो तरंग। तो सबसे कम जो है वाई किरण का होता है वेवलेंथ इनमें से। क्वेश्चन नंबर 60, एक पतला प्रिज्म म्यू बराबर 3/2 हवा से द्रव म्यू बराबर 5/4 में डुबाया जाता है, तो विचलन कोण का मान कितना होगा? विचलन कोण का मान का अनुपात कितना होगा? 5/2। 5/2 होगा। चलें आगे बढ़ाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 61, किसी समबाहु त्रिभुजाकार आधार के प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है। इस प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कौन होगा? प्रिज्म का न्यूनतम विचलन निकालना है तो कितना होगा? 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। चूंकि अपवर्तनांक का मान यहाँ पर √3 दिया हुआ है, तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो कितना होगा? 60 डिग्री होगा। चले क्वेश्चन नंबर 62, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है? व्यतिकरण। क्या है इसका? व्यतिकरण। चले क्वेश्चन नंबर 63, एक उभयोतल म्यू बराबर 1.5
के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता कितनी होगी? लेंस की क्षमता कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर, तो 5 डायोप्टर होगा। कितना होगा? 5 डायोप्टर होगा। कैसे होगा? P बराबर 1/f, यानी 100/20। 100 को 20 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? A हो जाएगा, 5 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 64, विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? कॉर्निया की वक्रता जो है उसमें अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तब वहां जो है अबिंदुकता का दोष हो जाता है। अबिंदुकता का दोष हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। कितना होती है? अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 66, दो तरंगें जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है व्यतिकरण उत्पन्न करती है। अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? तो 4:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 67, यदि किसी धातु के सतह पर आपतित होने वाले फोटोन की आवृत्ति दुगना कर दिया जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसमें दे रहा है आपको कि आवृत्ति दुगना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? दुगना से ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगना से ज्यादा हो जाएगा। चले क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। प्रकाश विद्युत प्रभाव समर्थन करता है किसका? प्रकाश की तरंग प्रकृति का, प्रकाश की कण प्रकृति का, या प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति का? इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर विद्युत प्रभाव सिर्फ बोल रहा है, तो यह प्रकाश की तरंग प्रकृति के ऊपर प्रकाश विद्युत प्रभाव है। तो यह किसके ऊपर? ये है प्रकाश की तरंग प्रकृति का समर्थन करता है। चले क्वेश्चन नंबर 69, जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में तृतीय कक्षा से द्वितीय कक्षा में आ जाता है तो मुक्त ऊर्जा कितनी होगी? तो मुक्त ऊर्जा कितनी होगी? आप शेड्यूल निकाल करके देख लेंगे तो ये कितना होगा? वो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, है ना। तो चले अब लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह 70 है कि हाइड्रोजन परमाणु में निम्नतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π, कोणीय संवेग का मान कितना होता है? तो h/2π के रूप में होता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हम आप लोगों के 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाया है। अभी कुछ ही दिन में पुनः मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट लेके आऊंगा। उसमें करीब 150 क्वेश्चन होंगे और उसे आप करने के बाद मैं निश्चित रूप से कहता हूं आपका 35 क्वेश्चन जो है अवश्य उसमें से कहीं न कहीं से कॉमन रूप में आ ही जाएगा। धन्यवाद।